मॉर्निंग, बैठ जाइए। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोगों को बाकी क्या है, उसमें प्रश्न उत्तर करना। प्रश्न उत्तर में अभ्यास के प्रश्न कुछ और होते हैं और अभ्यास के अंतर्गत छोटे छोटे प्रश्न किए हुए रहते हैं। सबसे पहले हमको उस छोटे छोटे प्रश्नों को करना है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 ऐसे करके 4-5 जगह प्रश्न किया हुआ होगा, 2-3 करके, कभी 2 प्रश्न, कभी 4 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न, उसको बनाएंगे। उसके बाद फिर अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे ना। तो प्रश्न 1 में कितने प्रश्न है? एक लड़का बोलेगा 4 प्रश्न है। उसमें फर्स्ट प्रश्न बोलो क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। राइट। प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए। ये मेरा पढ़ाया हुआ है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। अगर आप याद नहीं किए हैं तो मैं बोला हूँ डेली आ रहे हैं तो आपको याद करवा ही दूंगा, आप घर में पढ़े या ना पढ़े। आप डेली आइए, देखिएगा यही मैं याद करवा दूंगा। इतना बार चर्चा करूंगा कि आपको छोड़ूंगा नहीं, याद करवा के ही छोड़ूंगा। सबसे पहले अवतल दर्पण हम लोग क्या पढ़े थे? ये अवतल दर्पण हो गया? नहीं सर। हाँ, इसको क्या करेंगे? रज्जित। अब अवतल दर्पण हुआ? हो गया। इस बिंदु को क्या कहते हैं? पोल। ध्रुव क्या कहते हैं? ध्रुव। इसका मुख्य फोकस किसे कहते हैं? परिभाषा लिखना, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो प्रधान अक्ष के समांतर किरण को आपतित करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसके समांतर एकदम आपतित किए। समांतर किरण हुआ? नहीं, किरण तब तक नहीं होगा जब तक इसमें तीर नहीं देंगे। अब ये हुआ किरण। क्या हुआ गया ये? किरण। अब बोलिए समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? हाँ, प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी। इस बिंदु से होकर गुजर जाएगी, इस बिंदु से होकर गुजर जाएगी, और भी समांतर आप गुजार सकते हैं इसे। अगर ये प्रधान अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? फोकस बिंदु से गुजरेगी। अगर समांतर है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी ना। और इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा बनाएंगे। प्रधान, ऐसे उत्तर लिखना है। देखिए उत्तर लिखने का शैली, उत्तर परिभाषा हमको किसका लिखना है? मुख्य फोकस। तो आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मुख्य फोकस लिखेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है ना। प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इसी बिंदु को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या इसी को क्या कहते हैं? फोकस
बिंदु कहते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं? इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ये परिभाषा में बताया था। यस सर। जोर से बोलो। यस सर। आप याद नहीं किए थे, इस बार देख लिए। अभी आप याद करके दिखाइए। वीडियो स्टे करो। बोलो अगला क्वेश्चन। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तुरंत एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 20 cm है। पूर्णविराम। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हो गया? यस सर। अब देखिए, इट क्वेश्चन देख के हमको लाज लगने लगा। बनेगा किसी से? यस सर। किससे किससे बनेगा? जरा ईमानदारी से तो उठाइए तो। वाह, फिर भी बता देता हूँ। 10th क्लास का बच्चा इतना जीनियस, मुझे आप लोग का तारीफ बेचना चाहिए बिहार में ले जाके। बहुत जीनियस आप लोग हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये है कि है ना? निश्चित। अब देखिए यहाँ, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना cm है, अर्थात लिखेंगे ऐसे। देखो बनाने का तरीका देखो। हल डॉन्ट मरमर दिया है। बढ़िया 20 सेंटीमीटर। राइट। वक्रता त्रिज्या क्या संकेत देते हैं? बढ़िया। बड़ी आर बराबर 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अर्थात छोटी एफ बराबर। छोटी एफ बराबर वाट। ऐसा पढ़े हैं यस सर। सूत्र। छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ा को 2 से भाग दे देंगे, बड़ी आर को क्या करेंगे? अर्थात 20 बटे अर्थात 10। बहुत हार्ड हिसाब है ना? नहीं, बहुत हार्ड है। हमको तो इतना हार्ड हिसाब कभी नहीं मिला होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। चलिए टेक्निकल टीम बोला जाए। उस दर्पण का नाम बताइए। रुकिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा अथवा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। प्रतिबिंब बना सके। और कुछ नहीं है? हाँ, वो तो होगा ही नहीं। और कुछ नहीं ना है? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। उस दर्पण का नाम बताइए। केवल क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस दर्पण का नाम बताइए। तो उत्तर लिख देना दिलीप सर का दर्पण। क्या कर रहा है? केवल उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा अथवा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आवर्धित मतलब बड़ा। आवर्धित का अर्थ क्या होता है? बड़ा। आवर्धित का अर्थ क्या होता है? और सीधा तो आप लोग परिचित है। सीधा भी बना सके और उसमें बड़ा। तो सीधा में बड़ा बनाने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण सीधा तो बना देता है बेचारी दर्पण। सीधा तो दर्पण प्रतिबिंब बना देती है, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होता है? क्या होता है? छोटा हो जाता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा। फोकस बिंदु जैसे होकर गुजारना चाहेंगे तो क्या होगा? इधर तो परावर्तित हो ही जाएगा, लेकिन ये इस जगह कट गया। क्या हुआ? इस जगह कट गया। तो प्रतिबिंब सीधा तो बन जाता है, लेकिन वस्तु से छोटा। और यहां क्या है? जो बिंब का सीधा अथवा आवर्धित, अथवा की जगह लगना चाहिए एवं। सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब, तब और उत्तम होता। ठीक ना? बात समझे? क्या होना चाहिए? हाँ, तथा रहे, एवं रहे, तथा ही है। बैल बाबा यहाँ अथवा नहीं लगेगा, तथा ही अच्छा लग रहा है। ठीक ना? अब देखिए क्या मजेदार हुआ कि दोनों विशेषण है, कि सीधा भी बने और आवर्धित भी बने, मतलब बड़ा भी बने। ध्यान दीजिएगा कैसा प्रतिबिंब होना चाहिए? सीधा भी और बड़ा भी हो। तब वो दर्पण कौन होता है?
अवतल दर्पण। और कौन सा स्थिति? छठा स्थिति याद कीजिए। क्या स्थिति? कि जब फोकस बिंदु के अंदर चले जाते हैं तब प्रतिबिंब क्या होता है? तब प्रतिबिंब क्या होता है? ऐसे, और यहाँ से जाने के बाद ऐसे, और इसको पीछे करना पड़ता है। कट गया। सीधा भी है और सीधा भी है और आवर्धित भी है। आवर्धित में ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हारी बैल सुनी कौन उत्तर हो जाएगा? अवतल दर्पण। मैंने पिला देता हूं फिर भी गोबर पी के उल्टी करना पसंद करते हैं ना, कि पिला भी दीजिएगा, याद भी हो जाएगा, फिर भी गोबर पी लेकर उल्टी कर देंगे और भूल जाएंगे। फिर पूरा दर्पण खत्म करके और फिर दिमाग में ये कहानी फिर याद दिलाया, फिर भूल जाते हो। क्या यार गजब का कहानी है। उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या कंडीशन है? ये छठा कंडीशन। फिर होमवर्क दूंगा आज अभी, किरण आ रहे खींच के लाने, तब याद आएगा। चलो जरा सा टेक्निकल टीम। हम वाहनों में क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? कितना सुंदर क्वेश्चन है। गाड़ी चला रहे हैं, वाहन में ना गाड़ी, वाहन में ना मेरा मोटरसाइकिल, मेरा मोटरसाइकिल, मेरी मोटरसाइकिल में एक तो दर्पण दोनों तरफ है ना, और दर्पण में आप देखेंगे कौन दर्पण है, तो वो उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? मेरी मोटरसाइकिल में कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब मोटर लगा है तो मोटरसाइकिल बोलते हैं। यार आपके साइकिल से मोटी मेरी साइकिल है तो मैं मोटरसाइकिल नहीं कर सकता हूँ क्या? सीधी बात, मोटर के कारण मोटरसाइकिल मोटी है तो मोटरसाइकिल भी कर सकते हैं। तो मेरी मोटरसाइकिल में दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। पश्च मैंने पीछे का दृश्य मैंने देखना, पीछे चीज को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण लगाएं। कहते हैं क्यों उत्तल ही क्यों लगाए आप? दर्पण अवतल क्यों नहीं लगाए? तो अवतल अगर लगाते तो एक्सीडेंट करते। क्या लाभ होता अवतल लगाते तो? क्यों? क्योंकि अवतल अगर लगाते हैं तो वस्तु अगर ऐसे है तो हमको लगता है ऐसे ना, वो नजदीक आ रही है तो कभी लगता है हमको दूर जा रही है। फिर सीधा है तो उल्टा लगने लगता, धोखा होता। हमें क्या होता? क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में उल्टा, सीधा, वास्तविक, काल्पनिक सब तरह का प्रतिबिंब बनता है। उफ, क्या कह सकते हैं उसको? वो बारियात टाइप का दर्पण है ना, बड़ी ओड है, वो काम नहीं करने वाला है। बड़ा, छोटा, उल्टा, सीधा सब प्रतिबिंब उसमें बन जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा? हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या होता है? सीधा बनता है। एक फायदा देखिए क्यों हम इसको उपयोग करेंगे। हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक फायदा, प्रतिबिंब सामने में बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ आ जाता है? ध्रुव और वक्रता के, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में ही बनता है। प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और, तो नजदीक में प्रतिबिंब बनेगा, दिखेगा क्लियर ना। नजदीक में प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? क्लियर दिखेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच बनता है। दो कारण, अपने यहाँ से स्टेट टॉपर तो नहीं किया है, लेकिन स्टेट में ऐसा रैंक है वो आप जानते होंगे हमेशा कि 94, 93 का भरमार लग जाता है परसेंटेज में। 92, 93, 94, 95 भरमार लग जाता है। एक स्कूल से उतना 90 से ऊपर, उतना परसेंटेज वाला बहुत कम स्कूल है जितना बच्चा अपने स्कूल में 90 से ऊपर गया है।
हर बार की ये कहानी है। और साइंस में बहुत बढ़िया प्रदर्शन आता है, ठीक ना। ये पॉइंट वाइज करके बच्चे आंसर लिखते हैं और टू दी पॉइंट लिखो। साइंस में अकबक आलतू फालतू चीज लिखने से काम नहीं चलेगा, इसमें की पॉइंट लिखो हमेशा। प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा, अर्थात नजदीक में बनता है। अर्थात क्या हो रहा है, तो नजदीक में मूल्यांकन कर लेंगे वस्तु का। दूसरी कारण क्या है, अन्य कारण कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है, मतलब उत्तल दर्पण में दूर दूर तक के वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। क्या होगा, उत्तल दर्पण दूर दूर तक के वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल दर्पण में दूर दूर तक के वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। आप देख लीजिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 200-400 करोड़ बार दिखा चुका आप लोगों को उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, फिर दिखा देता हूं। आप इसमें देखिएगा प्रतिबिंब सीमित जगह का बनेगा, लेकिन इसमें देखिएगा सब बच्चा दिखेगा। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो टोटल बच्चों का दिख जाएगा ना, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा सीमित क्षेत्र का, अवतल दर्पण में, तो इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। क्या कहेंगे, इसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। किसका, उत्तल दर्पण का। दूर दूर तक के वस्तु का प्रतिबिंब बना सकती है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उसको कहते हैं दृश्य क्षेत्र। क्या कहते हैं, दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अर्थात दूर दूर तक के वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है। समझ में आया, इसका अर्थ वही हुआ। तो इन्हीं कारणों से वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दिया जाता है। बात बुझे। उत्तर मैं क्या लिख रहा हूं, सबसे पहले उत्तल दर्पण के निम्न गुण है, ये सब गुण लिख देंगे। हाँ, अब लिखेंगे इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं सब गुणों के कारण, बाकी ये लिख दीजिएगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो फर्स्ट प्रश्न में 4 क्वेश्चन छोटा छोटा था ना। इस प्रश्न में कितने क्वेश्चन थे, 4। चारों क्वेश्चन का उत्तर मैं विश्वास करता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? अब घर से आप फ्रेश से बना के आ जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।